आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। सदारती इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं। सदर का चेहरा, सदर जमहूरिया का जो नया चेहरा है वो अब हमारे सामने है, लेकिन सदारती इंतखाबात के बाद अब नायब सदर जमहूरिया के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही हैं। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के मुकाबले में अपोजिशन पार्टियों ने मार्गरेट अलवा को उतारा है, लेकिन अपोजिशन पूरी तरह से मुत्तहिद नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ने नायब सदर के चुनाव से दूरी बना ली है। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी का कहना है कि पार्टी वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लेगी। उनका कहना है कि मार्गरेट अलवा की उम्मीदवारी पर पार्टी से राब्ता नहीं किया गया था। अभिषेक बनर्जी का कहना है कि पार्टी से राब्ता किए बगैर मार्गरेट अलवा की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है और कांग्रेस के कई लीडरों ने कहा है कि यह वक्त सियासत करने का नहीं है। इस वक्त अपोजिशन को मुत्तहिद होना चाहिए और ममता बनर्जी जो फैसला कर रही हैं उस पर उन्हें एक बार फिर से एक तरह से गौर फिक्र करना चाहिए। लेकिन सवाल यह उठ रहा है, क्या एक बार फिर अपोजिशन की जो एकता है, अपोजिशन का जो इत्तेहाद है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है? आज इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ साधना भारती हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, संजय सरकार जी हैं सीनियर लीडर हैं टीएमसी के, मुकेश पारिक जी स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, और उचित शर्मा साहब हैं जो कि सीनियर सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले संजय सरकार जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। जब से टीएमसी और ममता बनर्जी ने कहा है कि वो वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगी, उसी वक्त से सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो अपोजिशन है वो एक तरह से बिखरता हुआ नजर आ रहा है या अपोजिशन बिखर गया है? ऑपोजिशन बिखर नहीं गया है। रीजन का मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग से कुछ सलाह मशवरा कुछ नहीं किया है। मार्गरेट अलवा जी को ले लिया, लेकिन देश हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में ममता बनर्जी बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण भूमिका ले रहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकते हैं, ये हकीकत बात है। लेकिन संजय सरकार जी, आपका स्पीकर शायद ऑन है, दोबारा से आवाज आ रही है, ऐसा देख लीजिए। ठीक मैं एक मिनट देख लेता हूँ। देखिए ममता दीदी एक चीज आपको बता रहा है, हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऑपोजिशन पॉलिटिक्स में अगर कोई लीडर है तो ममता दीदी ही है, ये आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर जमीनी तौर पर लड़ाई लड़े, कहीं भी जंग लड़े, तो ये जंग में आप देखें जब भी सवाल हो, ये कुछ भी होती है तो दीदी लड़ती रहती है। और ममता बनर्जी को छोड़ के अगर आप सलाह मशवरा करके किसी को उम्मीदवार कर देंगे, हमको नहीं बताइएगा और पीछे से आप छोड़ी मारने की कोशिश कीजिएगा, शायद आप सीबीआई ईडीए में डर जाइएगा। खरगोश का दिल रखिएगा, शेर का दिल आपका अंदर में नहीं रहेंगे। तो आप कैसे समर्थन कर सकते हैं? समर्थन करने के लिए भी तो जगह होना चाहिए। यानी सिर्फ इस वजह से टीएमसी समर्थन नहीं कर रही कि उनसे मशवरा नहीं किया गया, मार्गरेट अलवा के नाम पर उनसे मशवरा नहीं किया गया, इसी वजह से वो इस चुनाव में शामिल नहीं होंगे? बिल्कुल सही बात है, मशवरा नहीं किया हम लोग से, और मशवरा करने से हम लोग भी सोचते थे, हम लोग से भी कुछ ओपिनियन बता सकते थे, बेटर ओपिनियन कुछ हो सकता था। देखिए आप राष्ट्रपति चुनाव में हम लोग को उम्मीदवार करा किए थे। देखिए जहां पर आप देखे हैं, मैं तो पहले इनको धन्यवाद और बधाई देने चाहता हूं, शुक्रिया करना चाहता हूं द्रौपदी मुर्मू जी के 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो 2 विंग हैं, ईडी और सीबीआई, उनको भी हम बधाई देने चाहते हैं। वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका लिया था इस चुनाव में, उनको भी बधाई और शुक्रिया हम करते हैं उनको भी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अगर सलाह मशवरा करने से हम लोग भी आपको पक्ष में होके बहुत सारे चीज बता सकते थे, हम भी आपको मशवरा दे सकते थे कौन कैंडिडेट ठीक है नहीं है। आप तो एक मतलब आपने वन साइड गेम कर दिया। शरद पवार जी को बोला, शरद पवार जी डिक्लेयर कर दिए हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना। ऑपोजिशन को एकजुट होना। ठीक है, मैं कांग्रेस से इसका जवाब ले लेता हूं। ठीक है सरकार जी, मैं साधना भारती जी, जिस तरह से आपने सुना संजय सरकार जी को, और यही बात तो टीएमसी भी कह रही है कि कॉन्फिडेंस में उन्हें नहीं लिया गया, कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया, मार्गरेट अलवा के नाम पर उनसे कोई चर्चा नहीं की गई, इस वजह से ममता बनर्जी वीपी के चुनाव से बाहर हो रही हैं, वोटिंग में शामिल नहीं होंगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 उर्दू के माध्यम से सर्वप्रथम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को हार्दिक बधाई देती हूँ
प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति के तौर पर हमारे सामने है। और उम्मीद करती हूँ कि अब ये सरकार जब उनकी मौजूदगी है राष्ट्रपति जी के तौर पे, महामहिम के तौर पर, तो महिलाओं की, वंचितों की, शोषितों की, आदिवासियों की, पीड़ितों की आवाज को सुनेगी और उनका न्याय के लिए लड़ाई लड़ेगी, जो कि 8 सालों में अभी तक तो कहीं दिखाई नहीं दिया। दूसरी बात में आ जाती हूँ, जो बात रही कि चुनाव में जिस तरह से क्या आपने पूछा जब आपने स्टार्ट किया अपना शो कि विपक्ष में क्या चल रहा है। सबकी अलग विचारधाराएं हैं, हमारी किसी से व्यक्तिगत द्वंद्व तो हमारा भाजपा से भी नहीं है, वैचारिक लड़ाई है। और मुझे लगता है कि इस समय पर इस लड़ाई से कि आपने हमसे पूछकर कैंडिडेट नहीं बनाया या शेर थे या खरगोश थे, इस लड़ाई में नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ईडी और सीबीआई से कभी डरने की बात तो दूर की है, हम तो अंग्रेजों से नहीं डरे। हमने आजादी के आंदोलन में आगे डटकर लड़ाई लड़ी, जेलों में रहे, देश को आजाद कराने में अग्रणी और अहम भूमिका हमने निभाई। तो मुझे लगता है वो पार्टी और उस पार्टी के कार्यकर्ता किसी से डरते नहीं है। दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि जिस समय पहले जब चुनाव होते रहे, चाहे वो उपराष्ट्रपति के रहे हों, चाहे वो KR नारायण जी का चुनाव रहा हो, तो उस समय की आप बात देख लीजिए, सभी पार्टियों ने मिलकर एक दलित प्रथम दलित उपराष्ट्रपति बनाने का काम किया। और टीएमसी ने स्वयं जब आदरणीय प्रणब मुखर्जी चुनाव लड़ रहे थे, उस समय पर राष्ट्रपति के लिए पहले कहा गया कि नहीं देंगे हम सपोर्ट, बाद में इन्होंने वोट देने का काम समर्थन में किया। नीतीश कुमार जी जब एनडीए के साथ रहे और आदरणीय ममता बनर्जी जी भी उस समय एनडीए के साथ थी जब प्रणब दा को वोट दिया गया, और नीतीश कुमार जी भी जब एनडीए के साथ थे उस समय पर उन्होंने प्रतिभा पाटिल जी को वोट देने का काम किया। तो मुझे लगता है कि जनरल इलेक्शन, जो लोकसभा है, जो विधानसभा है, जो प्रत्यक्ष चुनाव है, उसकी तुलना इन चुनावों से तो पहली बात की ही नहीं जा सकती। दूसरी बात मैं एक सलाह देना चाहूंगी, देखिए चुनाव साधना जी, चुनाव अपनी जगह पे, लेकिन जो अपोजिशन की मजबूती की बात कही जाती है ना कि अपोजिशन बहुत मजबूत है और बीजेपी के मुकाबले में या एनडीए के मुकाबले में अपोजिशन बिल्कुल मुत्तहिद है और मजबूती से खड़ा है, वो मजबूती कहीं नजर नहीं आ रही है। आप देखिए कि प्रेसिडेंट के चुनाव में भी खूब क्रॉस वोटिंग हुई है, तो मजबूती अपोजिशन में कहीं नहीं है। इसको देखकर आप मजबूती का अंदाजा नहीं लगा सकते आदरणीय अबू हुरैरा जी। कारण ये कि क्या क्रॉस वोटिंग पहले नहीं हुई, होती रही है क्रॉस वोटिंग। ये जातीय, भाषा, क्षेत्र, इसके आधार पर भी। और क्या आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के पक्षधर होकर द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया? बिल्कुल नहीं, सिरे से नकारती हूँ, क्योंकि मैं ये कहूंगी कि इन्होंने सिर्फ आपके मानने न मानने से क्या होता है, दुनिया तो देख रही है। आपके मानने न मानने से क्या होता है, दुनिया देख रही है कि एक आदिवासी खातून को प्रेसिडेंट बनाया है एनडीए ने और बीजेपी ने। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए आदरणीय अबू हुरैरा जी, मैं मानती हूँ दुनिया ने यह भी देखा कि किस तरह मध्य प्रदेश के गुना में एक आदिवासी महिला को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया, 80% वो महिला जल गई थी। किस तरह से आदिवासियों की हत्या सिवनी में पीट पीट कर बजरंग दल के गुंडों ने मारे, ये भी देखा। किस तरह से अभी मध्य प्रदेश के कटनी के अंदर 1400 की आबादी वाले गाँव में कैसे अधिकतर लोगों को पीट दिया गया और बुजुर्ग महिला सुदामाबाई रोगे जी की मृत्यु हो गई, उसके बाद न्याय नहीं दिया गया। तो पूछना चाहेंगे ना, क्या ये नहीं देख रहा है हिंदुस्तान? क्या ये दुनिया नहीं देख रही? दुनिया अच्छी से देख रही है और समझ भी रही है कि ये मात्र जातिवादी ध्रुवीकरण की राजनीति है, धर्म और जाति को धंधा बनाने की तरफ एक बढ़ता हुआ कदम है। हम इस बात का स्वागत करते हैं, प्रथम आदिवासी महिला भी। मगर मैं पूछती हूँ कि भाजपा ने उस समय जब हमने प्रथम महिला राष्ट्रपति दी, तब क्यों नहीं इन्होंने निर्विरोध होकर सपोर्ट करने का काम किया? अरे हमने प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी देश को दी, प्रथम महिला दलित लोकसभा की अध्यक्ष हमने देश को दी, हमने देश के सबसे बड़ी सूबे में प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नेता काम किया। ठीक है, मैं साधना जी दोबारा से आ रहा हूँ, कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही, मैं दोबारा से आ रहा हूं। मैं मुकेश पारिक जी आपके पास आऊंगा। मुकेश पारिक जी, प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ तो उसमें खूब क्रॉस वोटिंग हुई, और अब वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव हो रहा है उसमें तो अपोजिशन पहले से ही हथियार छोड़ चुका है। अपोजिशन की ऑल पार्टी मीटिंग होती है अपोजिशन की, उसमें कई पार्टियां पहुंचती ही नहीं है। जी देखिए, थोड़ा ऑडियो की प्रॉब्लम के कारण भारती जी ने क्या बोला वो तो मैं नहीं सुन पाया। जी जी। मैं सबके पहले तो जिस प्रकार से मुर्मू जी को समर्थन मिला है, चाहे वो एनडीए का हो और चाहे वो यूपीए से जुड़े हुए लोग हो, जितनी आशा थी उससे भी कई गुना ज्यादा उनको जो बहुमत मिला है उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। और एक राष्ट्रपति पद पर प्रथम एक महिला जनजाति की महिला सुशोभित करेगी, एक हम सबके लिए गर्व की बात है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि एनडीए को जो भी राष्ट्रपति बनाने का अवसर मिला हो, चाहे वो अब्दुल कलाम हो जो एक देश के महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने देश का सर ऊंचा किया था अपने विज्ञान से,
और चाहे रामनाथ कोविंद हो, एक दलित वर्ग से आके जिन्होंने अपने राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया, और अब एक जनजाति की महिला। तो एनडीए ने तो जब भी चयन किया है, इसे इतने बढ़िया चयन किए हैं जो आज हम सबके सामने है। तो इसी प्रकार अब जब उपराष्ट्रपति का आया है, तो ये तो आप स्वयं कह रहे हैं कि विपक्ष किस तरीके से बेहतर होता कि विपक्ष निर्विरोध अगर निर्वाचन होने देता तो शायद इनकी कलाई नहीं खुलती, और एक अच्छा संदेश भी जाता कि निर्विरोध उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का चयन हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष के पास कोई इस सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है, और उसी प्रकार से इन चुनावों में भी ये देखने को मिला है। मैं उचित शर्मा जी आपके पास आऊंगा। उचित शर्मा जी, अपोजिशन में जिस तरह से चल रहा है, लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जब एक ऑल अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग होती है, उसमें कई पार्टियां पहुंचती नहीं है। ममता बनर्जी और टीएमसी खुलकर कह देती हैं कि उनसे मशवरा उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, मार्गरेट अल्वा के नाम पर, इस वजह से वो शामिल नहीं होंगी। तो ये कहीं ना कहीं कमजोरी जाहिर करता है कि अपोजिशन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल नहीं रहा है। सही कहा, इतना आसान भी नहीं होता कि इतने विपक्षी दलों को 17 विपक्षी दलों को आप एक सूत्र में पिरो सके, एक सूत्र में बांध सके। अब वो दौर चले गया कि जब अडवाणी जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जब वो 24 दलों को भी मैनेज करके 5 साल सरकार चला लेते थे। अभी वो नहीं है। अभी ये जो 17 दलों में एका करने का जो योजना है, चीजें हैं, इसकी सर्वे सर्वा शरद पवार जी जिन्होंने जिम्मेदारी उठाई थी, उनसे थोड़ी सी तलखी नजर आ रही थी। भले ही उनसे सलाह लिया गया हो, मशवरा लिया गया हो, ममता जी से नहीं लिया गया, ये अलग बात है। लेकिन इतने बड़े एक ग्रुप को, जिनकी अलग विचारधारा है, अलग क्षेत्रीय दल है, अलग सांसद है, अलग सोच है, अलग भाषा है, इनको एक साथ बैठाने की कला, ये मैं नहीं समझ पाया कि ये क्यों अधूरी सी रह गई है भारतीय विपक्ष के दलों में। ये आपस में एकता नहीं दिख रही, कोऑर्डिनेशन दिख रही, और खासकर इस राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो हुआ है, जो होना चाहिए था, जो क्रॉस वोटिंग भी हुई, मध्य प्रदेश में हुई, छत्तीसगढ़ में हुई, तो जो सोचे थे, जितने वोट परसेंटेज उनको मिलने थे, वो भी उनको नहीं आए। तो निश्चित तौर पे कमजोर विपक्ष की भूमिका जो हिंदुस्तान जिससे गुजर रहा है, वो यहाँ देखने को भी मिली है। भाव 17 दल हो, 18 दल हो, जो विपक्ष के हाल है संसद सदन में, राज्यसभा में, लोकसभा में, वही हाल हमको अब देखने को मिल रहा है। ये चुनाव इनडायरेक्ट चुनाव होते हैं, फिर भी हमको ये देखने को मिला है कि हिंदुस्तान में एक सशक्त विपक्ष और विपक्षों में एकता करने वाला हिंदुस्तान में भी कोई आदमी नहीं बचा जो इनको पूरा मैनेज और कोऑर्डिनेशन कर ले। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं एक कमजोरी है विपक्ष के लिए। मैं संजय सरकार जी दोबारा से आपके पास आना चाहूंगा। संजय सरकार जी, कांग्रेस कह रही कि ये वक्त जो है जिद करने का नहीं है। मार्गरेट अल्वा ने खुद ममता बनर्जी के इस बयान पर और टीएमसी के इस स्टैंड पर कहा है कि इस वक्त जो है नाराजगी का वक्त नहीं, ये एक मजबूती से खड़े होने का वक्त है अपोजिशन का। तो पहले से तो हम अपोजिशन को एक साथ में लेके चलना चाह रहा था। हम तो कभी भी नहीं बोला है। ये काम तो दीदी, मतलब जो क्या बोला, आपको 2014 से चालू कर दी थी दीदी। भारतीय जनता पार्टी में सरकार में आने के बाद में, जब देश का स्थिति बहुत, मतलब जो अर्थव्यवस्था हो, चाहे बैंक मैटर हो, चाहे इंडस्ट्रीज मैटर हो, पीएसयू मैटर हो, जो आज जिस लॉस तरीके से जा रहे हैं, चाहे एयर इंडिया हो, जैसे तरफ से, अब फिर कुरमुरा में जीएसटी हो, कभी भी जो भी है, हर चीज में तो दीदी आंदोलन कर रही। दीदी तो बोल रहे सब ऑपोजिशन को आप एक साथ में हो जाओ। अगर आप ऑपोजिशन एक नहीं हो पाते हैं, आपको कहीं आपको घमंड अहंकार है, और कांग्रेस के अंदर में सबसे बड़ी बात क्या होती है, छोटे पार्टी को देखने नहीं चाहते। ये सबसे बड़ी दिक्कत बात होता है। गठबंधन दल को अगर सही तरफ से आप उनको सही अगर ये नहीं देखेंगे, तो आपको लिए तो मतलब गठबंधन रहना बहुत मुश्किल होता है ना। उसको भी तो अहमियत देना चाहिए। बिल्कुल अहमियत देना चाहिए, आपको तो देना चाहिए। आप बड़े पार्टी बोल के, मैं तो देखा 77 में इंदिरा जी चुनाव हारा, तभी भी 100 का नीचे नहीं आया है। आपको 89 में राजीव जी हारा, तो भी 100 का नीचे नहीं आया। नरसिम्हा जो 96 में चुनाव हारा, तो भी देखिए 100 का नीचे सीट नहीं आया। स्थिति का 100 का नीचे सीट आ गया है। आपको नहीं तो सीधे संजय सरकार जी सीधे कहिए ना कि ममता बनर्जी को अपोजिशन की जो लीडरशिप है वो कबूल नहीं है। ममता बनर्जी खुद लीडरशिप चाह रही है कि अपोजिशन की लीडरशिप उनके पास हो। देखिए, हम सबको लेके जाने चाहते हैं, लीडिंग तो किसी को करने पड़ेगा ना। देखिए, अगर खरगोश का दिल रहेगा तो आप चुनाव आप कहीं जीत नहीं सकते हैं। आपको शेर का दिल रखना चाहिए। शेर का दिल रहने से ही आप लड़ाई लड़ सकते हैं। मेरे को सीबीआई ईडीआई नहीं दिखा रहा है, हमको घर में आकर रेड नहीं कर रहा, हम डर गए, हम तो लड़ाई कर रहे हैं।
मैं संजय सरकार जी, अभी एक चीज मैं और समझना चाह रहा हूं। आप वेस्ट बंगाल में कहते हैं कि जगदीश धनखड़ जी जो कि गवर्नर है वहां के, उनसे ममता बनर्जी की और टीएमसी की नाराजगी रहती है और वो उन्हें शिकस्त भी देना चाहती हैं, लेकिन अगर आप वोटिंग प्रोसेस में शामिल नहीं होंगे तो आप तो एक तरह से उनकी मदद कर रहे हैं, आप तो उनके साथ खड़े हैं। नहीं, देखिए, हम कमल पाल को खिलाफ, पहले भी उसको हम राज्यपाल नहीं बोलते हैं। बंगाल में कोई भी आदमी उसको राज्यपाल नहीं बोलता, उसको कमल पाल बोलता है। कमल पाल को खिलाफ तो चुनाव में ना जाकर उनकी तो ममता बनर्जी मदद कर रही है। हम तो चुनाव में, हम तो एनडीए को भी वोट नहीं दे रहे हैं, जैसे हम यूपीओ को भी नहीं दे रहे हैं, एनडीए को भी नहीं दे रहे हैं। हम कमल पाल को खिलाफ उस समय तो फायदा हो रहा है ना एनडीए का फायदा हो रहा है, यूपीए के वोट घट रहे हैं। नहीं, मैं कहना चाहता हूं, हम ऑपोजिशन को सबको एक साथ में लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन आप भी तो मेरे से सलाह मशवरा कीजिए, ऑपोजिशन को कैसे स्ट्रांग करना पड़ता है। अगर आप एसी घर में बैठ के, 5 स्टार में बैठ के और फेसबुक में बैठ के, सोशल मीडिया में बैठ के अगर राजनीति करेंगे तो नहीं होगा, आपको बूथ में जाकर राजनीति करने पड़ेंगे। हजारों मुद्दा भारतीय जनता पार्टी छोड़ कर रखा है। चलिए साधना जी अब जवाब दे रही है, आपका साधना जी जवाब दे रही, मैंने कई सवाल किए। जी साधना जी। जी देखिए, पहली बात ये कि मैदान छोड़कर और दूसरों को जीतने का एक अवसर प्रदान कर देना खुद को शेर कहलाना नहीं कहलाता। मुझे लगता है अगर आप शेर हैं तो आपको आना था मैदान में, और उसके बाद ये जो विपक्ष की जो बातें हैं वो अलग है। लेकिन हमें कहा जैसे ऐसी सरकार से लड़ रहे हैं, मुझे लग रहा है पिछली बार आवाज नहीं गई थी और भाजपा के आदरणीय प्रवक्ता जी को मैं बहुत अच्छे से सुन पा रही थी। मैं बस उनसे एक ही सवाल करना चाहती हूँ कि आप एक तो आदिवासियों के हितैषी नहीं रहे, ये सर्वविदित है। आपने साधना जी आप बीजेपी, साधना जी आप बीजेपी पर जरूर हमला कीजिए, बीजेपी से जरूर सवाल पूछिए, लेकिन मेरा पहले सवाल यह कि जब आप अपोजिशन में ही मजबूत नहीं है, जो अपोजिशन की जो आपकी ताकत है वही बिखरी हुई है, तो आप क्या हमला करेंगे बीजेपी पर और एनडीए पर? अरे आप फिर वही बात कर रहे हैं भाई कि क्या अगर राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग को देख के आप पक्ष और विपक्ष की ताकत का अंदाजा लगा रहे हैं, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जिस समय एनडीए के साथ नीतीश कुमार जी और हमारी तरफ नहीं, तो सीधे आप कहिए ना, सीधे आप कहिए कांग्रेस लीडरशिप नहीं कर पा रही है, गलत बात, कांग्रेस लीडरशिप नहीं कर पा रही है, ममता बनर्जी इसी से नाराज है, ममता बनर्जी इसी से नाराज है। मुझे क्योंकि पहले भी मेरी आवाज नहीं गई थी, मुझे मेरी बात पूरी रखने दें, उसके बाद आपको ठीक है, बोल लीजिए सवाल का जवाब दे। मैं सीधी बात कह रही हूँ कि जिस समय नीतीश कुमार जी ने वोट किया प्रणब मुखर्जी जी के पक्ष में, जिस समय टीएमसी ने वोट किया प्रणब मुखर्जी जी के पक्ष में, उस समय एनडीए के साथ थे, तो क्या उस समय एनडीए कमजोर था, ये कहना चाहते हैं? तो मैं वही कह रही हूँ कि राष्ट्रपति चुनाव को जनरल इलेक्शन से जोड़कर नहीं देख सकते, पहली बात। अब मैं दूसरी बात, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता को सुन रही थी, मैं उनसे सवाल पूछना चाहती हूँ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के तौर पर। मैं पूछ रही हूँ कि आप अगर आदिवासियों के हितैषी हैं, तो क्यों मध्य प्रदेश में एक आदिवासी महिला को जिंदा जलाने के लिए 80% जला दिया जाता है उसको? क्यों आदिवासियों का मार कर हत्या कर दी जाती है बजरंग दल के गुंडों द्वारा? क्यों मध्य प्रदेश के अंदर एक सुदामा भाई लोग प्रेसिडेंट का, देखिए साधना जी अब डिबेट को कहां ले जा रही हैं? देखिए प्रेसिडेंट का चुनाव हो गया है, द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट बन चुकी हैं। नहीं, अब डिबेट को, साधना जी डिबेट को कहां आप ले जा रही हैं? मैं पॉइंट पर हूँ, मैं पूछ रही हूँ ना कि अगर आप आदिवासी महिला जी को बना रहे हैं राष्ट्रपति, मैं तो कहती हूँ प्रधानमंत्री का दावेदार बना देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को एक महिला को। क्या बनाएंगे 2024? भारती जी का ऑडियो बिल्कुल भी सुनाई नहीं आ रहा। 2024 में चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ साधना जी क्या पूछ रहे हैं। साधना जी मुकेश जी अब जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। मुकेश जी, साधना जी का सवाल यह है कि एक तरफ आप आदिवासी जो महिला है उन्हें प्रेसिडेंट बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आदिवासी, दलित और जो पिछड़े हैं उनकी मुल्क में हालत क्या है, आज कहां खड़े हैं ये लोग? बेहतर हो भारती जी, जो इनका एक प्रदेश है जहां पर कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान, वहां राजस्थान की अगर स्थिति मालूम कर ले तो इनको मालूम चल जाएगा कि राजस्थान प्रदेश में जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहां पर क्या स्थिति है, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे दलित हो, और जिस प्रकार से महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही है, जिस प्रकार से लूटमार की घटनाएं हो रही है, तो ये बेहतर देगी। और जहां तक ये देश, देखिए मैं बीच में नहीं बोला, आप मेरा पूरा जवाब सुनिए, आप मेरा पूरा जवाब सुनिएगा। आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही, आप मेरी पूरी बात सुनिए। साधना जी आपकी आवाज, देखिए मुकेश जी को आपकी आवाज सही जा नहीं रही है, सो इसे मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा, अभी बात पूरी हो जाए मुकेश जी की, क्योंकि आपका ऑडियो नहीं जा रहा है उन तक, कुछ प्रॉब्लम है जी। मुकेश जी बात पूरी कर लीजिए, मैं आ रहा हूं, साधना जी मैं आ रहा हूं जी। देश में जिस प्रकार से पिछले 8 साल में
देश ने जो विकास की गति पकड़ी है उसके सामने सारा विपक्ष आज मुद्दा विहीन है। देश निरंतर प्रगति की ओर है। आज गरीब के खाते में उसका सीधा उसका अधिकार का पैसा उसके खाते में आ रहा है। जिस प्रकार से सरकार देखिए, जिस प्रकार से सरकार खाते में किसानों के लिए, जिस प्रकार से सरकार गरीबों के लिए सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जो एक चलिए ठीक है मैं उचित शर्मा जी को और एक सवाल और ले लेता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उसके बाद मैं आता हूं भारती। नहीं मैं साधना भारती जी उसके बाद आऊंगा। मुकेश जी बात हो गई, मुकेश जी बात हो गई। मैंने देखिए टाइम दे दिया है, मैं टाइम दे दिया। अब डिबेट से जुड़ा हुआ बहुत अहम सवाल मैं ले लेता हूं। उचित शर्मा जी, सर ममता बनर्जी ने तो कह दिया कि हम चुनाव में नहीं जाएंगे। धनखड़ जी से ममता बनर्जी और टीएमसी का जो तनाजा बंगाल में रहता है वो सबके सामने है। ममता बनर्जी चुनाव में नहीं आ रही, यानी सीधे सीधे जगदीश धनखड़ जी का एक तरह से फायदा हो रहा है, एनडीए का फायदा हो रहा है। जी बिल्कुल सही कहा। राजनीति में जब भी इस तरीके के वोट देने की बारी आती है और अपने आप को विड्रॉ करना, बैकआउट करना या वोट उसको त्यागना, ये एक इनडायरेक्ट रूप से सपोर्ट होता है उस व्यक्ति को, उस पार्टी को, उस विचारधारा को जिसके खिलाफ आप पहले लगे हुए थे। ये बहुत एक सोची समझी रणनीति रहती है कि ये पूर्व होते आए, ये परंपरा रही है, इतिहास रहा है कि जब आपको किसी चीज को हाँ भी कहना है और ना भी कहना है तो आप अपने आप को विड्रॉ कर लीजिए उससे। तो ये सोची समझी रणनीति है ममता जी की। देखिए जो भी उस पर हुआ है, सीएम आसाम ने उनको जो कन्विंस किया है, विश्व शर्मा जी ने जो बात की है, जो भी राजनीतिक उठापटक हो कि भाई आपको तो पूछ नहीं रहे हैं, वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप उनके साथ जी शर्मा जी आप प्रेसिडेंट के चुनाव में देख लीजिए कि यशवंत सिन्हा ममता बनर्जी के ही कैंडिडेट थे एक तरह से। बिल्कुल, और उनको सपोर्ट किया था सभी ने, सपोर्ट किया है पूरे हिंदुस्तान के जितने भी विपक्षी दल है, वो सब ने सपोर्ट भी किया, उनकी बात भी मानी। लेकिन क्या आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक दिन पे कोऑर्डिनेशन की कमी आ गई? यहाँ कुछ ऐसी चीजें जो अभी उभर के आने की भी है, जो अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा कि एक्चुअली इसके पीछे राजनीति और रणनीति क्या है। वो इतना आसान नहीं है जितना आपको और हमको अभी दिख रहा है कि उन्होंने नाराजगी, उनसे चर्चा नहीं हुई, उनसे रायशुमारी नहीं हुई और उन्होंने इसको बैकआउट कर लिया और वो वोट देने के लिए नहीं जाएंगे, अपने आप को उपराष्ट्रपति चुनाव से बाहर रखेंगे। इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण होंगे निश्चित तौर पर, जो आज और हम ना तो उस पर डिबेट कर पा रहे हैं और ना उस चीज को अभी समझ पा रहे हैं। इससे कई मायने निकलते हैं जो आने वाले समय में अपने को सुनने और देखने और पढ़ने को जरूर मिलेंगे। लेकिन ये राजनीतिक कारण और मायने जरूर है इस त्याग के, इस अपने आप को दूर रखने। सर इससे पहले भी ममता बनर्जी कई बार कांग्रेस की लीडरशिप पर भी सवाल उठाती रही। जब भी अपोजिशन को लीड करने का सवाल आया तो ममता जी ने सवाल उठाया है कांग्रेस पर। वो तो होगा ही। देखिए अगर जो अपोजिशन के लीडर जो मुख्य नेता है या बोलना चाहिए, तो वो कांग्रेस अभी कमजोर है। तो जब कांग्रेस कमजोर है और इनके पास 37 सांसद हैं, तो वो निश्चित तौर पे वो सामने आएंगी, फ्रंट पे आएंगी। उनकी राजनीतिक धरातल पकड़ बहुत अच्छी है, तो निश्चित तौर पर वो आएगी। क्योंकि अब कांग्रेस का आप देखिए कि एक डेक्लाइन स्टेज जो चल रहा है पिछले 10 सालों से, जो डेक्लाइन स्टेज आ रहा है, तो कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और इससे साफ जाहिर है कि अपोजिशन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव है बहुत इंपॉर्टेंट है। टीएमसी बहुत एक तरह से ताकतवर थी और एक बड़ा फायदा एनडीए को टीएमसी के आने से हो सकता था, लेकिन टीएमसी का अलग होना ये कई तरह के सवाल उठा रहा है। हालांकि इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जरूर मिलेंगे और देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी चर्चा हो रही थी लेकिन वक्त की कमी है। उचित शर्मा साहब, मुकेश पारिक जी, संजय सरकार जी और साधना भारती जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। आदाब।